Hello aspirants. So in this class we will discuss about the sixth test of the phase 1. ये आपका जो छठा टेस्ट है उसके बारे में आज डिस्कशन होगी. ये आपका पार्ट 1 रहेगा. ऑल्सो इन द डिस्कशन फेज आप लोगों के पास सामने ये पीडीएफ या फिर आपने टेस्ट लगाया तो उसका एमसीक्यू का पेज होना चाहिए सो दैट यू कैन राइट डाउन द थिंग्स यू वांट टू राइट डाउन. एक्स्ट्रा जॉट डाउन करते रहिएगा पॉइंट्स बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इन द डेप्थ ऑफ ऑल द कॉन्टेक्स्ट की क्या क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है. ये चारों टॉपिक आप जो 4 एमसीक्यू दिए हैं उसमें आप क्वेश्चन तक क्यों नहीं पहुंच पाए. तो बहुत ही वाइडर है इसमें आपको जो नॉलेज मिल रहा है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग. द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज, पढ़िए उसको. हु हैज द पावर टू प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया. 4 ऑप्शंस हैं इसमें. आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. द आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो क्यों है ये हम लोग समझते हैं थोड़ा सा. आप लोग नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने की पावर प्रेसिडेंट के पास दी गई है. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352, कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अगर प्रेसिडेंट को लगता है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि देश में युद्ध, दैट इज कोई वॉर होने वाला है या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है या फिर कोई इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन होने वाला है. पहले ये इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ करता था टिल इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब थी और इमरजेंसी लगा था, बट विद द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया है. तो ये 3 चीजें दी गई हैं. इसके तहत कहीं प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है ये 3 चीजें हो रही हैं तो ही कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी. ये आपको पता होना चाहिए. इसके साथ साथ यूनियन कैबिनेट को ये रिटर्न में लिख के देना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खुद से लगेगा कि प्रोक्लेम कर दिया जाए इमरजेंसी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 74 एवरीथिंग जो डिस्क्रिशन है वो सीओएम को लिख के देना होता है, वही प्रेसिडेंट कर सकते हैं. तो उसके तहत ये ऐसा होगा, आपको ये पता होना चाहिए. वाई द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. द प्राइम मिनिस्टर इज इनकरेक्ट. क्यों? प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट के हेड होते हैं. कैबिनेट ही प्रेसिडेंट को इमरजेंसी के लिए रिटर्न रिकमेंडेशन देती है, लेकिन फाइनल प्रोक्लेमेशन करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है. भाई ठीक है, मान रहे हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाहेंगे तभी इमरजेंसी लगेगी आज की डेट में, बट आखिर में साइन कौन करेगा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसीलिए वो गलत है. नेक्स्ट, दी पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इमरजेंसी के प्रोविजन को अप्रूव करती है, यूज उसे प्रोक्लेम नहीं करती. एक बार प्रोक्लेम हो जाता फिर अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के पास जाता है. ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन को इशू कर दिया तो उसके 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंडर इसको अप्रूव करना नेसेसरी है, वरना इमरजेंसी खत्म हो जाती है. ठीक है. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों गलत है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने में कोई भी रोल डायरेक्टली नहीं है. उनका रोल जुडिशियरी से रिलेटेड मैटर में होता है, जैसे कि लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. कंसीडर द प्रोविजन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल. प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है उसको. उसमें पहला पॉइंट है, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर. इज इट करेक्ट? या इट इज करेक्ट. 3 साल तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है. सेकेंड देखिए, एवरी रिजोल्यूशन अप्रूविंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूएशन मस्ट बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट. इज इट राइट? नो, इट इज नॉट स्पेशल मेजोरिटी. मैं बताऊंगा अभी क्या है. इट कैन बी इम्पोज्ड इफ अ स्टेट फेल्स टू कंपाइल with any direction from the union. Yes, this is one of the major reason why the emergency of state is put upon. तो ये इसका आंसर 1C होगा. Why it is so, we will discuss that particular thing. अगर आप स्टेटमेंट 1 को देखोगे अच्छे से तो प्रेसिडेंट रूल या आप बोल सकते हो राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली दिया गया है कि मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है. इसके लिए हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होता है. हर 6 महीने में पार्लियामेंट अप्रूव करती है. इससे ज्यादा पीरियड के लिए इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती किसी भी स्टेट में. मतलब कितना साल? 3 साल. और हर 6 महीने में एक बार उसको क्या करेंगे, रेटिफाई करेगी हमारी लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. अब सेकंड, थर्ड क्यों करेक्ट है ये समझते हैं, फिर क्यों सेकंड इनकरेक्ट है ये बताऊंगा. थर्ड अगर स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे
थर्ड स्टेटमेंट को आप अगर पढ़ोगे इस पे तो आपको समझ आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में ये प्रोविजन है कि अगर कोई राज्य कोई यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट डजंट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, उस डायरेक्शन को फॉलो करने में फेल कर जाता है, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल ला सकते हैं, लगा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है अंडर आर्टिकल 356, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए थर्ड वाला सही हो गया। वाई द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द क्वेश्चन अराइजेज हियर। प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। किसकी होती है? सिंपल। तो ये मैंने बोला ना, ये स्पेशल नहीं होगा। यहां अगर सिंपल लिखा होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब स्पेशल मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर वोटिंग, ये नहीं होता वहां, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर स्पेशल मेजोरिटी है, ये नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 अगर लगाया जाता है तब उसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन इमरजेंसी से रिलेटेड। नाउ रीड आउट द थर्ड क्वेश्चन। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन which limits the amending power of parliament was propounded by the Supreme Court in which landmark case। मतलब ये पूछ रहा है कि जो अमेंडिंग पावर है जो पार्लियामेंट को दी गई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, वो कौन से संवैधानिक पीठ में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कौन से ऐसे केस से ये निकला था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अ वेरी इजी क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम 50 स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ होगा, यूपीएससी हर जगह, सीजीपीएससी में। और ये देश का हमारे सबसे बड़ा आज तक का वाटरशेड मूवमेंट वाला केस था, दैट वाज केशव आनंद भारती केस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसको समझे हम, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब उसको आप खराब नहीं कर सकते। स्केलेटन होता है ना आपके शरीर के अंदर, स्केलेटन है मान के चलो वो हमारे संविधान का। इस डॉक्ट्राइन को केशव आनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेब्लिश किया था। सबसे बड़ी बेंच आज तक की सुप्रीम कोर्ट की इसी में बैठी थी, 14 जजेस की बेंच थी वो। अगर ये भी क्वेश्चन आता है तो पता होना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर है। ऐसा नहीं है, संविधान की बुक को पार्लियामेंट ने बनाया और पार्लियामेंट उसको अनलिमिटेड टाइम को क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है, ये तो बोला उन्होंने। मगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख के दे दिया उन्होंने कि सोवरेनिटी, सुपरमेसी, ये सब जो भी चीजें, इंटीग्रिटी, इन चीजों को आप टच नहीं कर सकते। मतलब ये होना चाहिए, आपको कुछ अमेंडमेंट भी करना है तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के करना है। इसी डॉक्ट्राइन ने पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पर एक लिमिट लगा दी और कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया आपके, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब कुछ और है क्वेश्चन में, ये भी केसेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट केस हैं। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, ये क्या है? तो इस केस में फंडामेंटल राइट, स्पेशली अगर मैं बोलूं तो आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के स्कोप को बहुत डिस्कस किया गया था। और उसके स्कोप को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से कोई रिलेशन नहीं था, बस आर्टिकल 21 को मल्टीपल टाइम इसमें इंटरप्रिटेट किया गया था, वाइडन किया गया था। तो AK गोपालन हो गया। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर नहीं है। ये जजमेंट केशव आनंद भारती केस में ओवरटर्न किया गया था। एक्चुअली क्या है, संविधान के आर्टिकल 368 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में ऐसा लिखा हुआ था, द पार्लियामेंट हैज द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लाइन क्या लिखा था? द प्रोसीजर, देखो ऐसा था, द प्रोसीजर टू अमेंड बस लिखा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब लोगों का कहना था कि इसमें पावर तो लिखा ही नहीं है, तो भाई प्रोसीजर बस दिया गया है, पावर नहीं दिया गया है किसको? लोकसभा राज्यसभा। दिस वाज द डिस्कशन। तो इन्होंने बोला हाँ सही बात है भाई, संविधान में तो एक एक वर्ड का मतलब है ना। तो फिर इसको केशव आनंद भारती केस में लाया गया कि पावर भी है। फिर संविधान तो क्या किया गया, इसको एक अमेंडमेंट एक्ट आया और ये पावर वर्ड को इसमें इंसर्ट किया गया और उससे फिर सब ठीक हो गया भाई, पावर भी आ गया अब संविधान का अमेंड करने का पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट इज मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इसमें क्या था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को रीअफर्म किया और कहा था कि
पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में बैलेंस को खत्म नहीं कर सकता। देयर शुड ऑलवेज बी हार्मनी बिटवीन द डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट। इस केस में डॉक्ट्राइन को प्रोपाउंड नहीं किया गया था, बस आप बोल सकते हो अपहोल्ड किया गया था। ठीक है, तो केशव आनंद के बाद आया था ये वाला केस, तो इसी में ये आया था आपका, प्रोपाउंड किया गया था। दैट वाज द डिस्कशन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। द पावर टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इज वेस्टेड इन। तो अंडर आर्टिकल 312 आपका क्या होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें आपके आईएएस आईपीएस यूपीएससी जो एग्जाम लेता है, तो ये अगर कोई एक और, जैसे आईपीएस है आईएएस है, वैसी एक और एक नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना हो, तो किसके पास वो पावर है एक और ऑल इंडिया सर्विस बनाने का? तो दैट पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसको हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, इंडियन पुलिस सर्विसेज हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, उसको क्रिएट किसने किया या क्रिएट और कोई ऐसा एक नया बनाना पड़ा, तो उसका पावर किसको है? पार्लियामेंट के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 के हिसाब से। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, यूपीएससी के पास नहीं है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है, यूपीएससी सर्विसेज क्रिएट नहीं करती है। ठीक है, याद रखना, यूपीएससी लगा के आ जाते हैं लोग आंसर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अपन लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन, संविधान का एक बॉडी है अंडर आर्टिकल 324, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको आप शॉर्ट में ईसीआई कहते हैं, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब है कि इसका जो गठन है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 के अंडर किया गया है। ठीक है, इस बॉडी की एग्जिस्टेंस, पावर और फंक्शन सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिटेल्ड तरीके से दिया हुआ है। इसलिए ईसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, पार्लियामेंट के किसी एक्ट से नहीं बनाई गई, बल्कि एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे। अच्छा, इसमें और क्यों स्टैट्यूटरी क्यों नहीं है? स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो होते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट से बना होता है। मतलब संविधान में नहीं लिखा है, वो पार्लियामेंट ने कोई ऐसा एक्ट पास किया, उसके ऊपर ये बॉडी बनाई गई। जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ईसीआई इस कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी वो बॉडी होती है जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आती है, मतलब जो आपके मिनिस्टर है वो कोई ऑर्डर पास कर दिया और ये बॉडी बना दी गई। एडवाइजरी बॉडी का काम सिर्फ और सिर्फ एडवाइस करना होता है, उनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है 2026 में, डिलिमिटेशन भी है इंडिया में। व्हाट इज द रोल ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो देखना, इस साल कोई ना कोई पेपर में तो देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। सो द बेसिक थिंग इज टू रीड्रॉ। डिलिमिटेशन कमीशन का काम है भारत के अंदर, जैसे आपका रायपुर एक क्या है, सांसद क्षेत्र है, तो उसका एक बॉर्डर है ना। अब जब ये इसको बनाया गया था तब पॉपुलेशन कम थी वहां की, अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उसको दो हिस्से में तोड़ेंगे तो कैसे बॉर्डर बनेगा, ये होता है डिलिमिटेशन कमीशन का काम। तो आंसर है टू रीड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसका प्राइमरी रोल लोकसभा और विधानसभा जो होते हैं, स्टेट असेंबलीज, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्री को रीड्रॉ करना होता है। इसका बेसिक पर्पस है कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन को जहां तक के क्या कर सके, एक इक्विटेबल रख सके, मतलब बराबर बराबर सब जगह सेम लेवल पर रखना इनका काम है बेसिकली। या फिर ये क्या करते हैं, लेटेस्ट जो सेंसस हुआ होता है उस लेटेस्ट सेंसस के डाटा को यूज करते हैं, बेस बनाते हैं और उसके अंदर इसको बनाते हैं। ठीक है, ये कमीशन स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व करती है, यही काम है, ये भी इनका ही काम है, तो आपको पता होना चाहिए। और इस कमीशन के ऑर्डर लीगली बाइंडिंग होते हैं और उन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? सो यहाँ क्या क्या है, नेशनल कमीशन फॉर SC ST एंड नेशनल कमीशन फॉर OBCs, दैट इज फ्रॉम, और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसका आंसर डी है। ये देखो यहाँ तो 102nd अमेंडमेंट लिख ही दिया गया है क्लियरली। समझते हैं क्या है कैसे है।
सबसे पहले ये समझते हैं कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो यहाँ लिखा है ये क्या होता है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है। भाई नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है तो समझो ना, जो संविधान की बुक में नहीं है जिसका जिक्र, वो होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक ऐसी ही बॉडी है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत बनाया गया है इस एनएचआरसी को, आपको पता होना चाहिए। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट क्यों है, क्यों नहीं है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जा रहा है? बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए क्योंकि अंडर आर्टिकल 338 इसमें प्रोविजन दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बनाने के लिए। वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी अंडर आर्टिकल 338 ए के अंदर बना है, और ये अभी 102nd अमेंडमेंट से आपका आर्टिकल 338 बी के अंदर डाल दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। पहले ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के साथ ही एडेड था। तो आपको पता होना चाहिए। अब 102nd अमेंडमेंट ये भी पूछ सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कौन से अमेंडमेंट से आया, तो ये आया है 102nd अमेंडमेंट एक्ट से, आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 21A making elementary education a fundamental right? So it was the 86th constitutional amendment at the time of Atal Bihari Vajpayee ji, that is in 2002. So 86th constitutional amendment act 2002 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चेंजेस लाए थे। क्या लाए थे? 3 बेसिक चेंजेस लाए थे, आपको ये पता होना चाहिए। वो क्या थे? इसने आर्टिकल 21A को ऐड किया, जिसके तहत 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसने एक और क्या काम किया? इसने आर्टिकल 45 दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड आर्टिकल 51A में भी चेंजेस किए थे। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब 91st अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? इस अमेंडमेंट एक्ट 91st जो ऑप्शन में दिया है ना आपको, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट, इस अमेंडमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को लिमिट किया गया था, CUM के साइज को लिमिट किया गया था और 15% रखा गया था। मतलब अगर कोई विधानसभा में 90 लोग हैं तो उसके 15% लोग को ही आप क्या बना सकते हो? मिनिस्टर बना सकते हो। तो यहाँ पे ये लिमिट लाई गई थी। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से क्या हुआ? इस अमेंडमेंट ने राज्य दैट इज स्टेट को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओबीसीज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल प्रोविजन बनाने की पावर दी थी। इससे ओबीसी का रिजर्वेशन वैलिड हो गया था, किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 103rd से क्या हुआ था? तो ये 102nd से आर्टिकल 338 भी लाया गया था ओबीसीज का कमीशन के लिए, और 103rd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था 10% रिजर्वेशन टू द जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनको, EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको दिया गया था। तो इसलिए आपको ये अमेंडमेंट सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोशिश करना है कि एक बार ऐसे नेट में खोजना ऑल द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडिया। तो फर्स्ट अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हमको पता नहीं होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी रिसेंट के लास्ट 4 से 5 अमेंडमेंट जो भी हुए होंगे, सारे अमेंडमेंट 101, 2, 3, 4 ये सबको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC was set up on the recommendation of सनाथन कमेटी। किसके रिकमेंडेशन में? सनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन में CVC को बनाया गया था। सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC को सनातन कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64 के टाइम पे सनातन कमेटी को बनाया गया था, क्योंकि करप्शन बढ़ रहा था। करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए इनसे बोला गया कमेटी से कि रिकमेंडेशन दीजिए। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया और उसी के रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश किया गया था CVC को। इस कमेटी का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस करप्शन को रोकने के लिए मैकेनिज्म तैयार करना है। किसके लिए? करप्शन को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने का है। पहले CVC को 1964 में एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था और बाद में CVC एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। तो अभी क्या है स्थिति? अभी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में सरकारिया कमीशन है, तो ये सरकारिया कमीशन जो है एक्चुअली में सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में है।
किसके रिकमेंडेशंस काफी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन आंसर में लिखने के काम आते हैं। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए रिकमेंडेशन है। व्हाट इज कोठारी कमीशन? ये कमीशन का काम एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्म्स को सजेस्ट करना था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म को सजेस्ट करना था। एंड लास्ट इज पंछी कमीशन। पंछी कमीशन भी आपका, ये कमीशन भी जैसे सरकारिया कमीशन है, ये भी सेंटर स्टेट जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसको रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। सरकारिया कमीशन के बाद पंछी कमीशन आई थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन बोथ ऑफ दिस, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? पढ़िए पॉज करके, आंसर आएगा आपका ए, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर आफ्टर एवरी 5 ईयर। सो व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इट? क्यों, क्या, कैसे, ये समझना हमारा काम है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग एक स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट गवर्नर करता है और हर 5 साल में करता है। ये अंडर आर्टिकल 243 दिया गया है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? इसका मेन काम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल कंडीशन को रिव्यू करना है और उनके लिए फंड्स को एलोकेट करना है, कि मतलब स्टेट के कौन से टैक्स का पोर्शन कितना पंचायत को जाएगा, स्टेट के कितने टैक्स का पोर्शन या पैसे का रेवेन्यू का पोर्शन म्युनिसिपैलिटीज को जाएगा, ये डिसाइड करते हैं वो। इस ये एक स्टेट लेवल बॉडी होती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यूनियन फाइनेंस कमीशन से अलग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज इट्स ओन हाई कोर्ट? तो एक ही यूनियन टेरिटरी के पास खुद का हाई कोर्ट है, दैट इज दिल्ली। सारे यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विच इज हैविंग अ अपना हाई कोर्ट, यानी दिल्ली हाई कोर्ट। ये 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। बाकी यूनियन टेरिटरीज की जुडिशियल जुरिस्डिक्शन किसी न किसी नेबरिंग स्टेट के हाई कोर्ट को दे दी जाती है, उनके पास होती है। जैसे पुडुचेरी लिखा हुआ है इसमें, पुडुचेरी, इसका जुडिशियल जुरिस्डिक्शन मद्रास हाई कोर्ट के पास है। चंडीगढ़ का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास है। अंडमान निकोबार का कलकत्ता हाई कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल must be established in each state having scheduled area. What proportion of its member must be representative of scheduled tribe in the state legislative assembly? तो इसका आंसर होगा 3/4। पहले तो आंसर समझ लो क्या है, 3/4। क्यों होगा? सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 स्केड्यूल हैं, 5th और 6th। तो 5th स्केड्यूल की यहाँ बात करूंगा। 5th स्केड्यूल में ये प्रोविजन है कि किसी स्टेट में स्केड्यूल्ड एरिया है, वहां एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन करना जरूरी है, एस्टेब्लिशमेंट करा जाना चाहिए, ठीक है। इस काउंसिल में होता क्या है? इस काउंसिल में 20 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, ये दिया गया है। और ये जो 20 से ज्यादा मेंबर, अगर 20 मेंबर भी हैं तो इसके 3/4 जो मेंबर हैं, 3/4 मेंबर जो हैं, वो उस स्टेट की विधानसभा दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली में स्केड्यूल्ड ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। क्या होंगे? स्केड्यूल्ड ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। इस काउंसिल का काम क्या है? इस काउंसिल का काम स्केड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर्स पर एडवाइस करना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन, which part of the Indian Constitution deals with the administration of union territories? A very direct question. The answer is part 8. Part 8 of the Indian Constitution जो आर्टिकल 239 से आर्टिकल 241 तक है, दिस इज द एरिया जो आर्टिकल 239 से 41 है। यहीं आप पार्ट 8 को देखते हैं। इसमें यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रोविजन दिए हुए हैं एक्सप्लिसिटली। इसमें बताया गया है कि यूनियन टेरिटरीज को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू गवर्न किया जाएगा, ठीक है। ये यहीं पे एक्सप्लिसिटली दिया है। दिल्ली में इसी 2 आर्टिकल के चक्कर में हमेशा दन लड़ाई चलती रहती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच में चलती आ रही थी, अब तो नहीं चलेगी, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ देयर गवर्नमेंट, ठीक है। पार्ट 7 क्या है? अगर ऐसे इस क्वेश्चन से तो रिलेटेड नहीं है, गलत है वो, बट पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा रिपील कर दिया गया था। इसमें पहले पार्ट बी स्टेट्स के बारे में प्रोविजन दिए हुए थे, बट अब नहीं है, ठीक है। देन इस पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड है, पार्ट 10 स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इफ यू विल रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ पूरे को, फिर 3-4 घंटे की क्लासेस कोई आप लोग देखने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, तो यहाँ आप पॉज करके पढ़ सकते हो और उसके बाद आप समझो इसको। मेरा काम है यहाँ पे आप लोगों को समझाना कि आंसर क्यों गलत राइट है। अब चारों को मैं पढ़ूं फिर मैं टिक करूं तो इट इज नॉट गुड, टाइम फालतू बढ़ेगा। तो इसीलिए आंसर इसका है सी। आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में ये अवेलेबिलिटी है, पॉज बटन होता है, प्लीज क्लिक द पॉज बटन। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही है ये सब तो शेयर करो लोगों के साथ, विथ योर फ्रेंड्स वो ऑल आर प्रिपेयरिंग। यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ये सारी चीजें करते रहें आप लोग, सो दैट वी ऑल्सो गेट मोटिवेशन, वी ऑल्सो गेट मोटिवेशन फॉर विद दैट, ठीक है। एंड आर स्टूडेंट्स जो अपने एप्लीकेशन में देख रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस अगेन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इज सी, ठीक है। क्यों है ये समझते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसके दौरान फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट के बीच में अनचेंज नहीं रहता है, इसीलिए ये गलत हो गया, चेंज होता है वहां पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 354 ए के तहत, अंडर आर्टिकल 354 ए इट इज एक्सप्लिसिटली गिवन कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी के दौरान यूनियन और स्टेट के बीच रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यूनियन को स्टेट से आने वाले रेवेन्यू के ज्यादा स्टेट हिस्सा मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है थोड़ा सा मेरा, और ये 3 क्यों गलत है और ये समझते हैं हम लोग। अब देखो, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शन टू एनी स्टेट, ये स्टेटमेंट सही है एक्चुअल में, तीनों का सही है, ये गलत है ना भाई, नॉट बोला था तो ये अनचेंज्ड चेंज्ड था, इसलिए ये 3 तो सही हो गए। क्यों सही हो गए, पहला वाला सही हो गया क्योंकि इमरजेंसी के दौरान यूनियन गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को उसकी एग्जीक्यूटिव पावर यूज करने, उस पर्टिकुलर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करती है, इस पर डायरेक्शन दे सकती है कोई कैसे क्या यूज करना है। नेक्स्ट इज क्या, द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉ और ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, ये भी सही है। इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट जो होता है उसके सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकती है। लास्ट, द टर्म ऑफ लोकसभा में बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का टर्म 1 साल के लिए ही एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हर बार एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एक बार अप्रूवल मिली तो 1 साल, फिर एक बार तो 1 साल, ऐसे ऐसे करके बढ़ा सकते हैं जरूरत आन पड़ी तो, मगर एक बार में 5 साल के लिए नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो आर्टिकल है जिसको पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर देता है। ये आपको एकदम याद रखना है, कुछ इसमें समझाने का नहीं है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 2 तरह के अमेंडमेंट प्रोसीजर दिए हुए हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी से है और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट के रेटिफिकेशन से। जैसे हमने जीएसटी में देखा था कि स्टेट सेंटर पास कर दिया, फिर आधे 50% से ज्यादा स्टेट को भी पास करना था, तो ये 2 तरीके से इसमें दिया गया है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल ने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डायनेमिक और फ्लेक्सिबल बनाया है, आपको ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 356 क्या है, ये प्रेसिडेंट रूल है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का था जो अब हटा दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज द 16th क्वेश्चन, रीड द 16th क्वेश्चन। इसमें है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो एजीआई जो होता है वो पार्लियामेंट के, कि प्राइम मिनिस्टर के, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नहीं, इन तीनों के में नहीं, ही होल्ड्स हिज ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, जिसका प्रोविजन एक्सप्लिसिटली हमको आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। प्रेसिडेंट की प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करता है वो, इसका मतलब क्या है इस वर्ड का, कि प्रेसिडेंट के प्लेजर, समझना है ना हमको क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी हटा सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ने ऐसे करके साइन किया उनके लिए और प्रेसिडेंट ऐसे करके उनके लिए फिर से साइन करके उनको हटा सकते हैं, मतलब समझ रहे हो क्या बात बोल रहा हूं मैं। तो ये होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब, कि ही is at the post of AGI because president wants him to be there, ठीक है। he holds office because president of India wants,
इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी हटा सकते हैं कन्वेंशनली। जब गवर्नमेंट चेंज होती है तब एजीआई दैट इज अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 17th क्वेश्चन इज, पढ़िए एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे, आंसर करेक्ट आएगा डी। इसमें तीनों मतलब कि तीनों के तीनों सही हैं इसमें स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा है। ठीक है, अब वाई सो हम ये एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो क्यों करेक्ट है? यहाँ जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, 1993 के बाद से इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि एक मल्टी मेंबर बॉडी है, तो जी हाँ, ये सही हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्यों करेक्ट है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी प्रोसेस से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, यानी पार्लियामेंट को, दोनों हाउसेस को, उसमें एक इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू इनको हटाना होगा। इसके लिए हमको आर्टिकल 324 होगा, वो 324 ऑफ 5 में प्रोविजंस एक्सप्लिसिटली दिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है? तो अदर इलेक्शन कमिश्नर जो आपका है, दूसरे अदर इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी, ऐसा दिया है। तो जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो 2 और अपॉइंटेड होते हैं चीफ के बाद, उनको प्रेसिडेंट तभी रिमूव कर सकते हैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके लिए रिकमेंडेशन देंगे। मतलब सीईसी को बस सुप्रीम कोर्ट के जज टाइप हटाया जाता है। ये भी आर्टिकल 324 ऑफ 5 में मेंशन्ड है। ठीक है, इसी प्रोविजन के थ्रू सीईसी के पावर दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। 18th क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज? मैंने पहले ही बता दिया, आर्टिकल 312। अंडर आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो आर्टिकल है जो ऑल इंडिया सर्विसेज का फॉर्मेशन का प्रोविजन हमको देता है। ठीक है, इसी आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है। किसके पास ये पावर है? पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नए नए ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सके, यूनियन एंड स्टेट दोनों के लिए कॉमन सर्विसेज बना सकें। इसके लिए राज्यसभा में एक स्पेशल रेजोल्यूशन बस पास करना होता है। ठीक है, अब आर्टिकल 309 क्या है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, तो अंडर आर्टिकल 309, इस आर्टिकल में यूनियन और स्टेट के अंडर पब्लिक सर्विस में काम करने वाले लोगों की कंडीशन ऑफ सर्विसेज पर प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, कैसे वो काम करेंगे, क्या वो काम करेंगे। नेक्स्ट इज अंडर आर्टिकल 311, ये क्या है? ये आर्टिकल ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर के डिसमिसल, रिमूवल या रैंक रिडक्शन से रिलेटेड है। उन्हें प्रोसीजरल सेफगार्ड भी प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल, कैसे क्या क्या गलती करोगे तो क्या सजा मिलेगी वाला हिसाब है यहाँ। अंडर आर्टिकल 315, ये आर्टिकल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसी के अंदर आपका सीजीपीएससी, यूपीएससी बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, 19th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इन सबको पढ़ोगे आप लोग तो करेक्ट आंसर पे पहुंचोगे। 2 और 3, 1 इज रॉन्ग। ठीक है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सिंपल। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था जहां पे स्टेट इमरजेंसी था कि वो सिंपल मेजोरिटी से होगा और नेशनल इमरजेंसी स्पेशल मेजोरिटी से होगा। तो पहला इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा क्यों सही होगा, तीसरा ये समझते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, एक बार पार्लियामेंट ने नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया अगर, तो उसे 6 महीने तक रहना, मतलब 6 महीने तक वो रहता है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हर 6 महीने पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल के थ्रू इनडेफिनेट पीरियड तक, जब तक मन करे तब तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सही हो गया। नेक्स्ट इज 44th अमेंडमेंट, ये क्या? इट मस्ट बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन डिसअपियरिंग इज कंटिन्यूएशन। ठीक है, फ्रॉम द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, मतलब 44वें अमेंडमेंट 1978 के बाद ये प्रोविजन को जोड़ा गया कि अगर लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास करके इमरजेंसी को कंटिन्यू करने से डिसअप्रूव करता है तो प्रेसिडेंट को उसे रिवोक करना ही पड़ेगा। इससे गवर्नमेंट पर चेक और बैलेंसेस लगाए गए थे, इस पर्टिकुलर चीज से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले ऐसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes the principle of universal adult suffrage in context of Indian election? तो ये बेसिकली आपका है, all citizen above a certain age that is 18 year regardless of religion, किस रिलीजन के हैं वो, race, कास्ट, कौन से कास्ट के हैं, सेक्स और वेल्थ हैव राइट टू वोट।
यही है आपका यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मतलब भारत का कहीं कोई नागरिक है और 18 साल से ऊपर का है तो वो आदमी को बिना किसी, रिगार्डलेस ऑफ ही इज फ्रॉम विच रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है वो, रेस किसका है कोई फर्क नहीं, एथनिसिटी क्या है, शेड्यूल कास्ट है क्या है, ट्राइब है कोई फर्क नहीं पड़ता, कास्ट कौन सा है उससे फर्क नहीं, सेक्स मेल फीमेल है, जेंडर क्या है, या पैसे वाला गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका अंडर आर्टिकल 326 में है ये, ठीक है। तो समझे आप लोग, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब है कि देश के सभी एडल्ट को बिना डिस्क्रिमिनेशन के वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक, दैट इज ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, रेस के हो, कास्ट के हो, सेक्स के हो, या कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हो, वो उन्हें वोट देने का अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, which type of majority is required to pass a constitutional amendment bill under article 368 that does not require state ratification? तो ये क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसा मेजोरिटी है जिसमें स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं जरूरत पड़ता अंडर आर्टिकल 368? तो ये स्पेशल मेजोरिटी है इसका आंसर। क्यों है ये समझते हैं हम लोग, क्या है कैसा है। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को आर्टिकल 368 के तहत पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है कब? तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझो आप लोग। हाउस की टोटल मेंबरशिप का 50% वोट से ज्यादा, ठीक है, और हाउस में प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर का 2/3 से कम ना होना, ये होता है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। ये मेजोरिटी जरूरी है जब अमेंडमेंट बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स या कोई एकदम बेसिक डॉक्ट्राइन वाली चीजों पे रिलेटेड होता है अमेंडमेंट, तब इनके रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपका, तो सिंपल मेजोरिटी इसका यूज नॉर्मल कब यूज होता है? सिंपल मेजोरिटी इसका यूज जब भी जनरल बिल आता है, नॉर्मल बिल्स को पास करने के लिए यूज किया जाता है। इसका सिर्फ मतलब है टोटल मेंबरशिप 50% से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वोटिंग पे 400 लोग वोट कर रहे हैं तो 200 + 1, ठीक है, इसमें ये 2/3 भी है, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 भी होना चाहिए, 2/3 लोग जो वोट कर रहे हैं वो भी उसी पक्ष में वोट करें तब। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? इसका मतलब है हाउस के टोटल मेंबरशिप के 50% से ज्यादा की मेजोरिटी हो। ये तब यूज होता है जब मोशन पास करने के लिए गवर्नमेंट को तैयार करना होता है, ठीक है, या गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है, उस टाइम ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी यूज होती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। इसका मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट मेजोरिटी समझा रहा हूं मैं। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं, अगर 200 लोग प्रेजेंट है तो 100 हो गया सिंपल मेजोरिटी, 50 + 1 100 + 1, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब 545 है तो मतलब 273 बोलते हैं, 273 का आंकड़ा, तो मतलब कितने भी लोग, भले 400 प्रेजेंट हो मगर 273 का आंकड़ा आप पाओगे तब एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल थिंग्स। Next is the Constitution's 104th Amendment Act to 2020 is significant for which of the following reason? तो इसमें आप पढ़ोगे तो आंसर इसका बोथ ए एंड बी आ रहा है। अब ये बोथ ए एंड बी क्यों आ रहा है ये समझते हैं हम लोग। तो एक तो पहले समझो 104 तो जो 104वां अमेंडमेंट एक्ट था, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आया हमारे संविधान में। पहला था इसने स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट रिजर्वेशन को अगले 10 साल 10 ईयर दैट इज जनवरी ऑफ 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। जो रिजर्वेशन थे हमारे और हैं हमारे यहाँ SC STs का लोकसभा और इसमें आपका किसना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके साथ दूसरा क्या बड़ा काम हुआ इसमें, इसने लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो इंडियन पहले एक नॉमिनेटेड होते थे ना, या कहीं नॉमिनेटेड या तो फिर जीत के आ गए या तो नहीं आए तो नॉमिनेटेड होते थे, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेशन वाले प्रोविजन को हटा दिया, अब डिसकंटिन्यू कर दिया। पहले क्या होता था, पहले प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और गवर्नर कुछ स्टेट असेंबलीज में 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया करते थे, अब ये भी हटा दिया गया। तो ये 104th अमेंडमेंट एक्ट का 2 बेसिक था इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया? पढ़ो चारों को, तो आपको अभी पहले डिस्कशन हो गया है, NHRC नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी CBI तो दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर बना है, नीति आयोग इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 बनाया गया है। आई विल गिव यू अ डीप एक्सप्लेनेशन।
सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका गठन या एस्टेब्लिशमेंट सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलता है हमको किसी आर्टिकल के अंदर। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र हमको आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ये आंसर हो गया। अब नीति आयोग क्या है? तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और एक बात बोलूंगा मैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के बनाया था, इसलिए ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी because it is made after a law that was passed in parliament in 1993। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत बनाया गया एनएचआरसी को। और सीबीआई तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है भाई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर बनाया गया है इसको। सो यू हैव टू नो दैट ऑल थिंग्स। ये सब अपने अपने चारों अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, विच इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज से के बराबर इंपॉर्टेंस रखता है ये एक्सप्लेनेशन। वाई आई एम टेकिंग सो मच पेन टू मेक दीज टेस्ट सीरीज, इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन क्यों ला रहा हूँ? बिकॉज मेरे को पता है कि इतने डीप के टॉपिक्स को पढ़ के याद रखना इज नॉट पॉसिबल। अब ये आसानी से आपको मिल रहा है यहाँ पे जगह। अब आपको पता है सीबीआई किससे बना, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। अब क्या अगर क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, नीति आयोग किससे क्या है? एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ध्यान से समझो और सुनो, ठीक है? ट्रस्ट मी, this process of cracking the examination is very easy until and unless you are not following what has to be followed। बहुत टफ नहीं है पेपर क्रैक करना। द बेसिक थिंग जो एस्पिरेंट्स लैक करते हैं, दैट इज डिसिप्लिन टू डू समथिंग रिलेंटलेसली। डोंट प्रोकास्टिनेट, करना है इन क्लासेस को, करना है, ठीक है? दैट इज द की। ये करोगे तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे। कुछ चीजों पे स्टिक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो दैट, ठीक है? Next is, which part of the Indian Constitution deals with emergency provision? So it is part 18 of the Indian Constitution that deals with the emergency। Indian Constitution के part 18 emergency provision से डील करते हैं। इसमें हमको आर्टिकल 352 कहां से कहां? आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 नेशनल इमरजेंसी, 352, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 इज द फिनेंशियल इमरजेंसी। ये सारे इमरजेंसी हमको पार्ट 18 में देखने को मिलते हैं, नेशनल इमरजेंसी से लेके सब, ठीक है? पार्ट 17 क्या है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। पार्ट 20 क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे, द 25th क्वेश्चन। द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टेट्स। तो ये सिक्स शेड्यूल AMMT याद रख लो, ठीक है? या ऐसे याद रखो, ATM में मनी नहीं है, में मनी नहीं है। ए से असम, त्रिपुरा, मेघालय, मनी क्यों मैंने लिखवाया? ATM में मनी नहीं है, मिजोरम है इसमें मगर मणिपुर नहीं है। यही कंफ्यूजन होता है कि मणिपुर और मिजोरम में। तो याद रखो ATM से क्या होगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय, और एम एक और है इसमें, ATMM याद रखो, में मनी नहीं है, ठीक? तो मणिपुर इज नॉट देयर। तो ये हो गया आपका आंसर बी। सीधा दिमाग लगाने का कोई बात ही नहीं था इसमें, ठीक है? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स्थ शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करने के लिए इन एरियाज को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू गवर्न किया जाता है, जिन्हें लोकल लॉज बनाने का अधिकार है, पावर है, लैंड मैनेजमेंट करने का और जस्टिस डिलीवर करने का पावर होता है ये एडीसीज को। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है 26th क्वेश्चन। एन इलेक्शन पिटिशन challenging the election of a member of parliament or a member of state legislature can be filled in ECI के पास ओनली सुप्रीम कोर्ट, ओनली हाई कोर्ट, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट आएगा। किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज एमपी या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज एमएलए के चुनाव को चैलेंज करने वाला इलेक्शन पिटिशन, सिर्फ याद रखना ये ओनली वर्ड कंफ्यूजन के लिए नहीं दिया था, ये ओनली है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। ये प्रोविजन अंडर आर्टिकल 329, या आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 329 ऑफ बी या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत हमको देखने को मिलता है। हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ
अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन इनिशियली पिटिशन हाई कोर्ट में ही आएगा। कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है स्टूडेंट्स को कि एमपी है तो सुप्रीम कोर्ट होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और एमएलए के लिए हाई कोर्ट। नहीं भैया, दोनों के लिए हाई कोर्ट ही है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम कंडक्ट कराना है इलेक्शन का, ठीक है, कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना नहीं है। 27th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन? डायरेक्ट क्वेश्चन। 25th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, इसी आपके पार्ट 25 में दिया गया है, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इसी पार्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर क्या होगी, फंक्शन क्या होगा, इलेक्टोरल रोल कैसे बनाए जाएंगे, वो सब प्रोविजंस दिए गए हैं। पार्ट 10 क्या है? एससी स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से डील करता है पार्ट 10। पार्ट 614 क्या है? तो ये सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जैसे यूपीएससी से डील करता है ये 14th पार्ट। और पार्ट 17 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है ये, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज अ कैंडिडेट फॉर द लोकसभा इलेक्शन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेस देन कितना साल? लोकसभा के लिए मिनिमम 25 साल का एज होना चाहिए आपका। लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है आपको तो आप 25 साल के ऊपर हैं अभी, तो आप कल जाके फाइलिंग कर सकते हो अगर इलेक्शन हो रहा होगा। ये क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 84 में हमको देखने को मिलता है। 21 ईयर्स ऑफ एज, ये एज लोकल बॉडीज, क्वेश्चन में है ना 21 साल पहला ए, ये लोकल बॉडीज के लिए भैया, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए। अगर 21 साल हो गए तो विलेज में रहते हो तो रूरल एरिया में आप पंचायत का इलेक्शन लड़ लो। 30 साल राज्यसभा के इलेक्शन के लिए है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए है, और 35 साल जो है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर बनने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 5 बार हो गया है ये हमारा कहीं ना कहीं डिस्कशन, आर्टिकल 324। नेक्स्ट आपका 30th क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ कहीं हम देखते हैं तो ए और सी हमको आंसर सही देखने को मिलता है, ठीक है। समझते हैं क्यों, क्या, कैसे, ठीक है। एक अगर स्टेटमेंट 1 को मैं पढ़ूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर, तो यहाँ जी हाँ ये गलत नहीं है। प्राइवेट मेंबर क्या होता है? प्राइवेट मेंबर मतलब कोई भी एक ऐसा मेंबर जो आपका मंत्री नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, उनको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला सकते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एक प्राइवेट मेंबर जो मिनिस्टर ना हो वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जैसे एक मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला क्यों सही हो गया? आम बिल से आम जो बिल आते हैं उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जनरल बिल में कहीं डेडलॉक हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में तो जॉइंट सिटिंग ला सकते हैं, बट कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का कोई बिल है तो कोई डेडलॉक हो भी जाएगा तो भले बिल पास ना हो, जेसी नहीं होगा, ठीक है, जॉइंट जेएस नहीं होगा, जॉइंट सिटिंग नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बी आपका क्या है, गलत क्यों हो गया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मनी बिल में देखने को मिलता है हमको, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? ही इज द गवर्नर। जैसे आपका एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वैसे स्टेट के गवर्नर होते हैं, ठीक है। अंडर आर्टिकल 115 गवर्नर गवर्न्स द स्टेट एज अ एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। टेक्निकली स्टेट के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नर के नाम पर ही लिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में एक नॉमिनल हेड ही होते हैं वो, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर के पास ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32nd क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉज इन द शेड्यूल एरिया अंडर 5th शेड्यूल। पॉज करके पढ़ो पूरे को, आंसर आएगा 1 2, क्यों आएगा मैं समझाता हूं आप लोगों को। स्टेटमेंट 1 को पहले पढ़ो, अब क्या उसका एक्सप्लेनेशन होगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, पहले तो क्यों करेक्ट है? 5th शेड्यूल कहीं पढ़ोगे तो 5th शेड्यूल के पैरा 5 ऑफ 1 याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। पैरा 5 ऑफ 1 के अंदर क्या लिखा है? गवर्नर को ये पावर है कि वो किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट को शेड्यूल एरिया में अप्लाई होने से रोक सकते हैं। तो इसीलिए सही हो गया, गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर शेल नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल्ड एरिया। जी हाँ, ये दिया गया है इसमें अंडर 5th शेड्यूल। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट हो गया? फिर गवर्नर के पास ये भी पावर है कि वो किसी एक्ट को मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ शेड्यूल एरिया में अप्लाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं।
अब थर्ड क्यों गलत हो गया भैया? फिर थर्ड इसलिए गलत हो गया क्योंकि फिफ्थ स्केड्यूल में ये एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया है कि गवर्नर को इन डायरेक्शन के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन या कंसेंट लेना जरूरी हो। गवर्नर अपने ही एम्बिट में ये कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Which constitutional amendment act provided for the establishment of legislative assembly and the council of minister for the union territory of Puducherry? It was the 14th amendment act of 1962। आपको पता होना चाहिए 14वां अमेंडमेंट एक्ट जो था 1962 का 61 के वार के बाद चाइना के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उस टाइम पे पौंडीचेरी, जो उस टाइम अभी जो पुडुचेरी है, उस टाइम पे पौंडीचेरी हुआ करता था, उस नाम से जाना जाता था, और कुछ और यूनियन टेरिटरीज के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने का प्रोविजन डाला गया था विद दिस 14th अमेंडमेंट एक्ट। इससे पौंडीचेरी को, पुडुचेरी को अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट मिल गया था। 27th अमेंडमेंट एक्ट क्या है जो बी में गलत हो गया? इसमें भी कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए लेजिस्लेचर बनाने का प्रोविजन था, लेकिन ये पौंडुचेरी के लिए नहीं था। 69th क्या था? इससे दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस मिला था, ठीक है। 74th अमेंडमेंट एक्ट, इसने म्युनिसिपैलिटीज दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। ये तो आपको पता ही होगा, ये आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है? 34th, द पेसा एक्ट 1996 इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द शेड्यूल्ड एरिया? तो पंचायत से वो, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। पेसा का फुल फॉर्म पता होता ना तो ये आंसर सही हो जाता आप लोगों का। पंचायत एक्सटेंशन, यही तो इसका है ना। सो पेसा एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट का मेन पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 दैट इज पंचायत के प्रोविजंस को शेड्यूल्ड एरिया में एक्सटेंड करना था। इस एक्ट ने ट्राइबल कम्युनिटीज को ग्राम सभा के थ्रू गवर्नेंस में एम्पावर किया। ऑल्सो क्यों? ताकि उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सका उन सबके सब लोग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। द वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है स्टेट पीसीएस में, फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो ये राजीव गांधी जी के टाइम 61वें अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। फ्रॉम द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, इट वाज अ माइलस्टोन अमेंडमेंट। ये एक बहुत माइलस्टोन अमेंडमेंट था जिसने वोटिंग एज को 21 से 18 साल किया था। इससे हुआ क्या? इससे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन में यंग पॉपुलेशन को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और ये अमेंडमेंट आर्टिकल 326 में किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। यहाँ बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया था इसी में, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद। 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या होगा? तो ये कुछ प्रोविजन को रिवर्स किया था इन्होंने। यहाँ टसल था, इंदिरा गांधी ने किया 42nd, जनता दल ने किया 44th। जो इंदिरा गांधी ने किया था कुछ को रिवर्स करने के लिए लाया गया था। 73rd क्या था? इससे पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज empowered to recommend principles governing the grant in aid to the state out of consolidated fund of India? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है ये। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका प्रोविजन आर्टिकल 280 में हमको देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मेन काम यूनियन और स्टेट के बीच टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन कितना टैक्स रखेगा, और कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से स्टेट्स को दिए जाने वाले ग्रांट इन एड का क्या प्रिंसिपल होगा, कैसे कितना क्यों दिया जाएगा। गरीब स्टेट को ज्यादा, एक फॉर्मूला रहता है कि जिसका पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा नेगेटिव, जो बहुत सारी चीजें हैं, एजुकेशन हेल्थ, तो वैसे कैसे देंगे ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म बाय ईसीआई? तो पहला है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ, यही रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जन स्वराज पार्टी, आरजेपी, एलजेपी, जेडीयू, सब यही करते हैं। अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, हाँ, निर्दलीय लोगों को यही सिंबल देते हैं भैया, और जनरल पब्लिक को भी। डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी यही करते हैं। प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल, आप जाते हो इलेक्शन जब वोटिंग करने तो इलेक्टोरल रोल रहता है ना, आपका फोटो रहता है, फिर आपके घर वालों का लाइन से, ये भी यही करते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, चारों चीजें ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? Which of the following is a key reason for the classification of certain territories as union territories rather than full-fledged state? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। अब इसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहला, चारों पहले तो समझो कि तीनों सही हैं, ऑल ऑफ द अबव का आंसर है। क्यों है ये समझते हैं, ठीक है। किसी यूनियन
किसी टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी क्लासिफाई करने के लिए कुछ रीजंस होने चाहिए भाई, ऐसा नहीं किसी को भी यूटी बना दिए। पहला सबसे देयर स्मॉल जोग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन, ठीक है, उनका छोटा जोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन होना चाहिए, हो सकता है तब उनको एक फुल फ्लेज स्टेट बनाना फिजिबल ना हो, ठीक है, क्योंकि छोटा बहुत छोटा जगह है तो उसको कैसे फुल फ्लेज स्टेट बना दोगे आप बहुत छोटे जगह को। सेकंड हो गया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रिक्वायरिंग डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल, अंडमान निकोबार ये सारे जगह जो होते हैं बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है देश के लिए, क्योंकि भैया वो सीधा सेंटर ही गवर्न करे, कोई स्टेट वहां गवर्न कर रहा है, कोई दिक्कत आ गई अलग अलग होने की टेंशन हो जाएगा ऐसे में। तो ये कुछ जगहें जो होते हैं बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उनको हमको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेंटर गवर्न करेगा तो वहां पूरे फोर्सेस लगे रहेंगे और कंट्रोल ज्यादा रहेगा। कल्चरल एंड डिस्टिंक्टिव एंड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, पुंडुचेरी हो गया, इन टाइप की जगहें जो होती हैं, क्योंकि ये कल्चरली थोड़ा अलग रहता है, पहले आप देखोगे तो पौंडीचेरी में फ्रेंच रह रहे थे, तो उन सारे जगहों को भी इसीलिए यूटी बनाया जाता है, ठीक है। चलो ऐसे ऐसे 3 क्राइटेरिया हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। सबसे पहले देखो इसमें 3 ऑप्शन है और तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो पावर डिस्क्रिशनरी मतलब खुद से क्या कर सकता है गवर्नर, तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, दिस इज देयर। हंग असेंबली कहीं होता है तो गवर्नर विधानसभा के लिए किसी भी पार्टी के को क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो देखता है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे कोई मेंबर है उसको उठ बना देता है और फिर बोलता है तुम अब फ्लोर पे प्रूफ करो कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा वो है क्या सपोर्ट है। डिसमिसल ऑफ द सीओएम, अगर गवर्नर को लगता है कि सीओएम ने हाउस के कॉन्फिडेंस को खो दिया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नर बिल्कुल ऐसे साइन करेगा ऐसे और सीओएम खत्म, सरकार गिर गई, ठीक है। रिजर्विंग अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो बहुत मेन काम है, कोई बिल उसको समझ आता है कि नहीं ठीक नहीं है तो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं ये बिल को, ठीक है, रिजर्व करके भेज देते हैं। नेक्स्ट इज द 40th क्वेश्चन, ये है विच 2 यूनियन टेरिटरीज वर मर्ज्ड इन अ सिंगल एंटिटी इन 2020। तो अभी सबसे रिसेंट में दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को क्या किया गया था, एक किया गया था, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिस्कशन करेंगे जो 50 से लेके आप 40 से लेके आपका 100 तक का बचा हुआ है क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द क्लासेस गाइस।